हेलो स्टूडेंट्स, नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या हाल चाल है सर? नन्हे मुन्ने ये कैसा हुआ, कब हुआ? हम तो बड़े हो गए, 12वीं कंप्लीट होगी, फाउंडेशन में आ गए। सीए में आने तक के लिए अभी तो नन्हे मुन्ने हो। सीए में अभी तो आपकी स्टार्टिंग हुई है, अभी तो सीए लाइन में बर्थ हुआ है। सो सीए के हिसाब से अभी आप नन्हे मुन्ने ही हो। वैसे बड़े हो गए बट अभी छोटे बच्चे हो। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने देखना था, हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया है, हमने ऑफ़र के बारे में पढ़ लिया है। अब जो स्टडी करना स्टार्ट करेंगे वो किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो जो एक्चुअल में हमारा फ्लो था ना, मैं अगर फ्लो की बात करता हूँ तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या अभी हमारा पढ़ने से आगे रह गया है। ऑफ़र हमने पढ़ लिया, फिर इसके बाद एक्सेप्टेंस था, ये हमने पढ़ लिया। प्रॉमिस तो ऑटोमेटिकली हो ही गया है, उसमें कुछ बचा नहीं है। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था कि एक कंसिडरेशन के बारे में देखा था, फिर एग्रीमेंट के बारे में देखा था, किसके बीच में? एग्रीमेंट के बारे में। फिर एनफोर्सिबल और नॉन एनफोर्सिबल, इसके ऊपर कोई सेपरेट टॉपिक हमारा नहीं आने वाला है। फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये हमने पढ़ लिया है। ठीक, इसके बाद वॉइडेबल जो है इसके ऊपर हमारा डिस्कशन आएगा अभी। फिर हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, हम जो हमारे रहते हैं इलीगल, इसके ऊपर कोई ऐसा सेपरेट नहीं है। अदर देन इलीगल इसके ऊपर कोई बहुत मेजर टॉपिक नहीं है, एक छोटी सी लाइन आएगी। और अगर मैं बात करता हूँ, एक हमारा रह जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या आता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके ऊपर भी जो हमारा डिस्कशन है वो थोड़ा सा रहेगा, मतलब काफ़ी कुछ हो चुका है, थोड़ा रहेगा। तो मेजरली अभी मैं बात करता हूँ तो क्या क्या पढ़ना हमारा रह गया? कंसिडरेशन, इसके ऊपर हमारा टॉपिक काफ़ी रहेगा। एक्सेप्टेंस जो है ये अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा हो गया। प्रॉमिस मैंने मना कर दिया। एग्रीमेंट के ऊपर भी ऐसा कोई खास टॉपिक नहीं है हमारा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया है। वॉइडेबल के ऊपर हमारा काफ़ी डिस्कशन होगा। वॉइड हमारा इतना कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। सो मेनली अभी मैं क्या बात कहूँ तो अगर एक तो एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना रह गया, एक कंसिडरेशन के बारे में पढ़ना रह गया, एक वॉइडेबल के बारे में। ठीक है, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये तीन मेजर हमारे पार्ट रह गए हैं, जिसके बाद मतलब बेस जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, बट डिटेल में हमारा रह गया है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और नए टॉपिक्स आएंगे लेटर ऑन, बट वो इतने ज़्यादा मेजर नहीं है। मेजर पार्ट हमारा जो आगे पढ़ने का है वो ये इन तीन का ही है। तो आपको क्लियर हुआ ना हमने क्या क्या कवर कर लिया और क्या रह गया है? तो यहाँ से हमारा ये सारा डिस्कशन हो जाएगा। कुछ चीज़ें जहाँ जहाँ नहीं आती रहेंगी डेफिनेटली उनको हम कवर करते ही रहने, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। डेफिनेशन हमने फर्स्ट पेज पे कवर कर ली थी, जिसको क्या थी डेफिनेशन हमारी, उसमें ये कहा था कि जब कोई हमें ऑफ़र करता है तो हम जब उसको अपनी कंसेंट दे देते हैं तो वो एक्सेप्टेंस कहलाती है। और जो एक्सेप्टेंस हो जाती है तो हम हमारा ऑफ़र क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। कंबाइंड डेफिनेशन थी ना एक्सेप्टेंस की, तब हमने देखी थी। रूल्स एज टू वैलिड एक्सेप्टेंस। ओ, रूल्स एज टू वैलिड एक्सेप्टेंस, ये एक तरह से क्या हो गया? ये एसेंशियल ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस हो गया। ये एक तरह से क्या है? एसेंशियल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि एसेंशियल्स। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऑफर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी एसेंशियल्स किसका पढ़ रहे हैं हम? एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। कि मतलब एक एक्सेप्टेंस को वैलिड बनने के लिए, एक्सेप्टेंस बनने के लिए किन किन चीज़ों का पूरा करना जरूरी है। बात समझ में आया? चलो, सबसे पहली चीज़, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। हाँ, वो ही कर सकता है जिसको ऑफ़र करा हो, दूसरा कोई भी हाँ नहीं कर सकता है। मतलब मान के चलो ए ने, मतलब मैंने, मान के चलो मैंने आपको क्या कहा, आप बी, मैंने आपको कहा मेरा मोबाइल खरीदोगे क्या? 10 रुपये में, क्योंकि आप मेरे स्पेशल स्टूडेंट हो। 10,000 रुपये में, 10,000 में। ये वैसे तो 20,000 का मोबाइल है, किसी और को मैं सेल करूंगा तो 20,000 का, बट सिंस यू आर माई सुपर फेवरेट स्टूडेंट, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपके लिए स्पेशल प्राइस है, आप 10,000 में खरीदोगे क्या? एक कोई भी स्टूडेंट आया मेरे पास, एक आया सी, ओके सर आई विल परचेज। मैंने कहा आपको नहीं बेचूंगा। उसने कहा अब तो एक्सेप्ट कर लिया, केस कर दूंगा मैं आपके अगेंस्ट। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तो क्या एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है, ओके कौन बोल सकता है? जिसको मैंने ऑफर कहा। दूसरा कोई और ओके बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब मान के चलो इसको, कैसे मान के चलो, अब तो समझ में आएगा। ये समझ में नहीं आता है, नहीं आता है, बट जोन सा एग्जाम्पल मैं दूंगा ना, इस तरीके के एग्जाम्पल बड़ी जल्दी समझ में आते हैं आपको। आपको किसी को ऑफर करना था, ठीक है, आपने किसी को क्या करा है? ऑफर करा है। आप चाह रहे हो कि बस यही जैसे भी एक्सेप्ट कर दे, बस मेरे पूरे दिल की ख्वाब जो है, मेरे जो एक दिल की ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। और यू हेट अ थर्ड पर्सन सी, आपको वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू हेट हर या हिम, जो भी, ठीक है ना, बहुत मतलब यू नेवर लाइक,
और आपने क्या हुआ, जैसे ही प्रपोज करा मतलब ऑफर करा बी को, बी ने तो कुछ बोला नहीं, ये सी ओके ओके, ये चिल्लाने शुरू हो गया, ओके ओके ओके, मैं एग्री हूँ। तो क्या आप बाउंड हो गए अभी सी के साथ? नहीं हुआ ना। आप किसके साथ बाउंड हो सकते हो? सिर्फ बी के साथ। बी ही यस या नो कर सकता है। अगर बी ने यस कर दिया तो ही आप बाउंड होंगे, अगर बी ने नो कर दिया फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो टेंशन, फिर आप हाँ फिर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो। बट पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है? बी की। तो उस वाले मेन ऑफ प्रपोजल की बात करूँ, जो मेन प्रपोजल आपने करा है वो सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको आपने प्रपोज करा है। तो देखो अगेन मैं आपको तो क्या कह रहा हूँ, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, आप ही सोच रहे हो जो भी सोच रहे हो, मैं तो कुछ आपको कहा ही नहीं है, ठीक है। मैं तो सिर्फ सामान के नॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, आप पता नहीं कौन से कॉन्ट्रैक्ट में, लव कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हो। बहुत बिगड़े बच्चे हो भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ तो ध्यान जाता है आप लोगों का। इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, ये मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय अ पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। जिसको मैंने ऑफर करा है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। ये केस अप्लाई कहाँ होगा? ये सिर्फ स्पेसिफिक में अप्लाई होगा ना, जब मैंने किसी एक पर्सन को कहा, पब्लिक एट लार्ज को कहा है, फिर तो कोई भी आके भाई एक्सेप्ट कर दे, फिर तो क्या दिक्कत है। बट ये वाला केस कब है? जब मैंने किसी एक ही पर्सन को स्पेसिफिक ऑफर की बात करी है। यहाँ पे एक केस हमें देखना है किसका, बॉल्टन वर्सेस जॉन्स का। तो यहाँ पे दो पर्सन होंगे डेफिनेटली, एक तो कौन होगा, बॉल्टन होगा, और दूसरा कौन होगा, जॉन्स होगा। तो दो पर्सन के बीच में क्या होगी, यहाँ पे सारी लड़ाई होगी। बॉल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ए ब्रोकल हर्स्ट, ब्रोकल हर्स्ट। बॉर्डन ने क्या करा, एक बिजनेस परचेज करा है, कहाँ से, ब्रोकलहर्स्ट से। जॉन्स हु वाज द ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर प्लेस्ड एन ऑर्डर विद द ब्रोकलहर्स्ट फॉर ए सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड। मतलब तीन जने हैं यहाँ पे। तीन जने कौन कौन है? एक तो है बॉल्टन, अरे क्या हो गया, ये क्या लिखा गया? एक तो है कौन, बॉल्टन, एक कौन है, जॉन्स है, और एक तीसरा कौन है, ब्रोकल हर्स्ट है। इसको हम किस नाम से कह देते हैं, एच के नाम से कह देते हैं, कि एक थर्ड पर्सन कौन है, एच है। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी क्या रहा है यहाँ पे देखते हैं। बॉल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकल हर्स्ट। इसने, बी ने बिजनेस किससे परचेज करा है, ब्रोकन हर्स्ट से। तो मैं क्या कहूँगा, एक बंदा है जिसके पास एच है, ब्रोकल हर्स्ट है, हर्स्ट बोलते हैं इसको, हर्स्ट है, जिससे क्या करा है, बॉल्टन ने बिजनेस परचेज करा है, ठीक है। ये इसको क्या कर रहा है, बिजनेस बेचने की बात कर रहा है। जॉनसन हु वॉज हर्स्ट क्रेडिटर, ये कौन था, इसका क्रेडिटर था। तो जो जेनसन है ना, वो इसका इसका बीच में रिलेशन क्या है, क्रेडिटर का है, ठीक है। जॉनसन की कौन है, ये क्रेडिटर है, जॉनसन क्या है, क्रेडिटर है। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद हर्स्ट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। उसने कहा था कि भाई क्या करो, मुझे कुछ सर्टेन गुड्स दे दो। मतलब इसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था कि एच क्या करेगा, इसको कुछ गुड्स सेल कर देगा, इसको कुछ गुड्स दे देगा। अभी क्या हुआ, बॉल्टन सप्लाइड द गुड्स, बॉल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वॉज नॉट इन हिज नेम। अरे मतलब क्या हो गया, बॉल्टन ने क्या कहा कि मैं आपको सामान दे दूंगा, क्योंकि अभी बिजनेस किसने परचेज कर लिया, बॉल्टन ने कर दिया ना। तो इसने कहा कि भाई ठीक है, अभी एच आपको देता है तो मैं दे देता हूँ ना उसकी जगह, क्या दिक्कत है। जॉन्स रिफ्यूज्ड टू पे द बॉल्टन फॉर द गुड्स। बॉल्टन ने मना कर दिया कि मैं आपको क्या करूँगा, पेमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज द एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट विद द बोकर्स। क्योंकि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था, एच के साथ हुआ था। आप मुझे पे कर रहे हो, मेरा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं पे नहीं कर रहा हूँ। ही इंटेंटेड टू सेट ऑफ हिज डेप्ट अगेंस्ट द ब्रोकर्स। उसने कहा कि भाई ये जो सामान ले रहा था ना, ये मैं अपने क्रेडिटर जो था ना, मुझे उससे पैसे लेने थे। जे कौन था, क्रेडिटर था, उसको कुछ पैसे लेने थे, तो उसके बदले का हिसाब है कि भाई मुझे उससे पैसे लेने थे, पैसे की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, गुड्स ले रहा हूँ। तो ये उसके और मेरे बीच की बात है, आप बीच में मत आओ। हेल्ड एज द ऑफर वॉज नॉट मेड टू द बॉल्टन। क्या डिसीजन लिया गया कि बॉल्टन को ऑफर करा ही नहीं था। ही वॉज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बॉल्टन और जॉनसन, और इसलिए बॉल्टन और जॉनसन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही भी नहीं। सो एक्चुअल में क्या, जॉन्स को कोई लाइबिलिटी नहीं है बी को पे करने की। जो जे कौन है, लाइबल ही नहीं है बी को पे करने की। समझ में आई बात? और बी क्या करेगा, अपना सामान डेफिनेटली वापस ले लेगा। बात समझो, यहाँ पे सिचुएशन कैसी थी, एच और बी मतलब दो अलग अलग एंटिटी हैं। बी ने एच का बिजनेस तो परचेज कर लिया, बट बिजनेस तो उसी नाम से है ना, एच के नाम से ही कंटिन्यू रहा था यहाँ पे, ठीक है। सो वाली सिचुएशन है। इन केस ऑफ जनरल ऑफर्स इट कैन बी, ये सेपरेट है, मतलब एग्जांपल तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये नेक्स्ट पॉइंट है, टिक बनाना रह गया, टिक बना लेना चाहो तो नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी क्या करता हूँ मैं, इसको आपको एक बार और दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब क्या हुआ, एक कंपनी थी फॉर एग्जांपल एच, एक था बी।
इसने क्या करा, ये बिजनेस जो था ना परचेज कर लिया। क्या करा, परचेज कर लिया बिजनेस, इसका कंपनी जो थी परचेज कर ली। ठीक। एक कौन था, जे, वो कौन था, क्रेडिटर था। एच का कौन था, क्रेडिटर था। इसने क्या कहा कि भाई देखो, उधार का हिसाब था ना कि इससे पैसे लेने थे। एच क्या करता, जे को पैसे देता। उसने कहा पैसे तो तुम दोगे नहीं, एक काम करो मुझे ना गुड्स दे दो, पैसे की जगह क्या दे दो, मुझे गुड्स दे दो। ऐसे इनके बीच में डीलिंग हो गई थी। अभी क्या हुआ, एच का जो बिजनेस था ये किसने ले लिया, बी ने ले लिया। तो बी ने कहा कि एक काम करो, एच तो क्या देगा, मैं ही उसका मालिक हो गया, तो अभी मैं दे देता हूँ। ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बात कर रहा है, एच नहीं पे कर रहा है। एच अपनी अलग कंपनी है और ये अपने आप में अलग बंदा हो गया। ठीक है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना, वो वाली बात। इसने क्या करा, इसको गुड्स भेज दी। क्या करा, गुड्स सेंड कर दी इसको। और क्या कहा कि भाई देखो, अभी एच के और आपके बीच का हिसाब खत्म हो गया, ये एच की जगह मैं गुड्स दे रहा हूँ, अब मुझे पेमेंट कर दो। बी क्या कह रहा है, पेमेंट कर दो मेरे को, पेमेंट, पेमेंट मांग रहा है। जे क्या कहने लगा, कह रहा कि भाई पेमेंट कैसी, पेमेंट क्यों करूं मैं, ये तो गुड्स मुझे किससे चाहिए थी, एच से चाहिए थी। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, मेरे और एच के बीच में। तुम बीच में क्या हो रहे हो, तुम हटो, तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं एच से गुड्स लूंगा क्योंकि मुझे उसको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, उसके और मेरे बीच में क्रेडिटर का हिसाब था, वो सेटल हो जाएगा। तो मैं तुम्हें पेमेंट तो करूंगा ही नहीं। तो तुम अपनी गुड्स भी वापस ले जाओ, मुझे ना तुमसे गुड्स चाहिए ना मैं तुम्हें कोई पेमेंट दे रहा हूँ। एच की बिहाफ पे मुझे गुड पे कर दे देना बाद में, और मेरा क्रेडिटर वाला हिसाब सेटल कर देना अपना। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी क्यों नहीं एंटर कर सकता, भाई थर्ड पार्टी हो तुम क्यों बीच में आ रहे हो। या तो एच के बिहाफ पे करते फिर समझ में आता, और बिहाफ पे करते तो पेमेंट का तो सवाल ही नहीं आता, वहाँ पे क्या फिर क्रेडिटर वाला हिसाब खत्म होता ना, तो इसलिए। क्लियर। अरे मैंने रब कर दिया, तो उसमें आप देख लेना, अगर कुछ नोट डाउन करना हो ना तो एक बार थोड़ा सा बैक करके उसको डायग्राम को बना लेना। इन केस ऑफ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ द ऑफर। इस केस में क्या है कि कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है जिसको उसकी ऑफर मिली हो। जैसे कि हमने वो देखा था ना, कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला, वहाँ पे एक लेडी को प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उसने केस कर दिया था, तो वहाँ पे ओके है। तो ऊपर वाला केस हम जो ये पढ़ रहे हैं, नॉर्मल जो पढ़ रहे हैं, ये किसके केस में पढ़ रहे हैं, स्पेशल ऑफर में। हाँ जनरल है तो फिर तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की तो बात ही नहीं है। एब्सोल्यूट होना चाहिए एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। जो एक्सेप्टेंस आप कर रहे हो ना, वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। मतलब उस एब्सोल्यूट का मतलब है कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नो इफ नो बट, सिर्फ यस, जट नहीं, यस। ए ने बी को करा है ना, तो बी क्या करेगा, बस सीधा सा बोलेगा ओके। ठीक है। अब जब मैं कह रहा हूँ ओके बोलेगा, तो उसका ये जरूरी नहीं है कि रिप्लाई में सिर्फ ओके लिख के भेजेगा। वो लंबा चौड़ा खत लिख के भेज सकता है, बट एक्चुअल में उसका क्रक्स क्या होना चाहिए, ओके। मतलब उसमें ना कोई कंडीशन ऐड नहीं होनी चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए। एक्सेप्ट एज इट इज। एज इट इज की फुल पता था वैसे लिखते कैसे हैं, हम क्या बोलते हैं, एज इट इज, हम ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एज, ये एक्चुअल में होता है क्या है, एज इट इज़, हम इसको कंबाइन करके एज इट इज़ बोल देते हैं। ठीक है, वैसे पता होगा आपको, बट कोई बात नहीं। बात समझ में आई, मतलब ऑब्सोल्यूट होना चाहिए, और अनक्वालिफाई मतलब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्लियर कट सब कुछ होना चाहिए। देखते हैं, एन एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड व्हेन इट इज ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड इज एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। उसको जैसा आपको कहा गया था ना, सीधे सीधे तरीके से आपने क्या रिप्लाई कर दिया। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस देखेंगे हम, वहाँ पे डिस्कशन इसके बारे में ज़्यादा रहेगा। तो अभी मतलब सीधा क्या कि सिंपल तरीका जो होता है ना वैसे ही होना चाहिए। पता चला मैंने आपको क्या करा, मेल पे भेजा था कि क्या आप ये ऑफ़र भेज दिया मैंने, क्या मैं आपसे सामान बेचना चाहता हूँ, आपको क्या खरीदोगे क्या, और आपने मुझे कबूतर में चिट्ठी बांध के भेज रहे हो, तो क्या वो एक सही बात है ये अभी। तो वहाँ पे मैं ऐसे उल्ट पटांग काम करोगे तो आपके एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये क्या गड़बड़, उल्टे सीधे काम करो, सीधे तरीके से कोई नॉर्मल मेथड से भेजो, मेल का रिप्लाई मेल पे करो, या मुझे कॉल करके बताओ, या कोई प्रॉपर लेटर भेजो, इस तरह से रिप्लाई करोगे तो चलेगा ना। बट ऐसा क्या कबूतर के थ्रू भेज रहे हो, तो इसके हमारे ऊपर इन डेप्थ डिस्कशन होगा, वो बात की बात है। तो वैसे हमारे यहाँ पे कवर, ये बात समझ में आ गई ना अभी के लिए। मैं आपको पता क्या है, हैंड टू हैंड बताता रहता हूँ कि बाद में डिस्कशन होगा, सो दैट अगर माइंड में आपके कहीं स्लाइटली सा एक पॉइंट है ना कि कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा है अपनी बात में जो मैंने समझाई है, तो इट मीन्स कि इस पर भी आप होल्ड कर लो, यहाँ पे पॉइंट आउट कर लो, मतलब मार्क कर लिया करो कि हाँ मेरा डाउट है, पेंडिंग है ये वाला,
और लेटर ऑन कवर होगा। सो क्या होगा, जब सेकंड रीडिंग करोगे ना आप, तो वहाँ पे तब तक तो कंप्लीट हो चुका होगा बाद वाला पॉइंट, जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा रीडिंग करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर होगा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो रहा है अभी, तो फिर आप मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर विच चेंजेस इन ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर विच चेंजेस इन ऑफर, जिससे ऑफर में कोई चेंजेस आ जाए, उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर पढ़ते हैं। पढ़ा था ना नहले पे दहला कि भाई मैंने यहाँ से कहा कि वो मोबाइल की बात करी थी शायद हमने, उसमें भी मैं एग्जांपल आपको एक ही लेके चलता हूँ। मेजोरिटी ऑफ द जब कॉमन होती है मोबाइल का, ताकि रिलेट करने में ईजी रहता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है हमारा। तो 25,000 रुपये की बात से आपने क्या 12,000 रुपये पे एग्री कर गए। तो वहाँ पे अभी क्या था कि मैंने आपने 25,000 में बात करी, फिर मैंने आपको कहा कि 10,000 में। तो अभी मॉडिफाई कर दिया ना मैंने, मेन चीज़ को, उसकी प्राइस को चेंज कर दिया मैंने। सो ये वाला सिचुएशन क्या कहलाएगी, ये तो काउंटर ऑफर कहलाएगी, इसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलता हूँ। अरे भैया आप क्यों सेलेक्ट हो गए, अभी तो हमने करा ही नहीं। देखते हैं क्या है। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹4 लाख। ए ने बी को कहा कि मैं अपनी कार आपको 4 लाख रुपए में बेचूंगा। बी एक्सेप्टेड द ऑफर बाय सेइंग दैट ही विल परचेज द कार फॉर 3 लाख। उसने कहा नहीं, मैं तो 3 लाख में खरीदूंगा। दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे, मतलब अभी ए बाउंड नहीं हो जाएगा। इस दिस इज कॉल्ड अ काउंटर ऑफर। इसको क्या कहेंगे, काउंटर ऑफर बोलेंगे कि भाई ऑफर पे ऑफर कर रहे हो तुम सामने से, मेरा ऑफर तो गया एक तरफ, अभी तुमने नया ऑफर करा, मेरी मर्जी, मैं 3 लाख में एग्री करूँ या उसको मना कर दूँ। बात समझ में आई। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, अरे ये तो हमने देखा था ना, ऑफर वाले में देखा था, तब मैंने बताया था कि एक्सेप्टेंस भी क्या करना जरूरी है, बयां करना बाकी है। आपने ऑफर कर दिया, सामने वाले ने आपको एक्सेप्टेंस का जवाब ही नहीं दिया, अब आप असमंजस में रहोगे ना, वो मान गया या नहीं मान गया, ठीक है, मान गई या नहीं मान गई, वट एवर। सो रिप्लाई आना जरूरी है ना, तब तक ये तो क्लियर नहीं होगा ना। तो सेम वे अगर आपने किसी को ऑफर करा है कि मैं 10 मोबाइल आपको बेचूंगा या 10 पीस बेचूंगा, वट एवर, कि आप खरीदोगे क्या, तो उसको येस या नो करना जरूरी है। जब वो येस करके आपको कम्युनिकेट कर देगा तभी आपका वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। वो मन ही मन में बैठा है तो आपको एक्सेप्टेंस का वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। मस्ट बी कम्युनिकेटेड। माइंड डज नॉट, अगर आपके सिर्फ माइंड में ही आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको नहीं कहेंगे। और ऑफर से पहले एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, इसी भी हमने देख लिया था कि ऑफर से पहले एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, पहले क्या होगा, ऑफर होगा, फिर ही उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्रीमेंट रिमेन्ड इन ड्रॉर हेल्ड दैट देर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट एज द मैने, ये एग्रीमेंट नहीं एक्सेप्टेंस है, इसको ठीक कर लेना, टाइप यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस रिमेन्ड इन ड्रॉर, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब क्या, आपका मेरे पास लेटर आया और मैंने उस पर साइन करके ओके करके सब कुछ फाइनल करके अपने ड्रॉर में रख के लिया, आपको भेजा ही नहीं। क्या अभी मैं इसको एक्सेप्टेंस बोलूँगा क्या, नहीं बोलूँगा ना। आपको क्या पता, आप तो सोचे कि भाई इंटरेस्टेड नहीं होंगे इसलिए रिप्लाई नहीं दिया, आप तो नो समझ के बैठ गए। और मैं कल को आप पे केस कर रहा हूँ कि भाई मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था, फिर आपने क्यों नहीं सेल क्यों नहीं करी है मेरे को, आप क्या कहोगे कि कैसे भाई, मुझे कैसे पता चला, मुझे कहाँ मिला, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या होगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं कहला जाएगा। और जब तक कि आप बी को नहीं बताओगे तब तक क्या वो एक्सेप्टेंस नहीं है। एम ऑफर टू सेल हिज लैंड टू एन फॉर ₹280, मतलब पाउंड 280 में बेचने की बात करी। एंड रिप्लाइड प्रपोर्टिंग टू द एक्सेप्ट द ऑफर बट एनक्लोज द चेक ऑफ ₹80 ओनली। उसने क्या करा, मतलब ए ने, एम ने ऑफर करा, एम ने क्या कहा कि मैं अपना जो लैंड है ना 280 में बेचना चाहता हूँ। एन ने कहा कि ठीक है मैं इसको 280 में खरीदूंगा, लेकिन चेक में सिर्फ क्या 80 का चेक बना के दिया, 280 में से 80 का। ही प्रोमिस टू पे द बैलेंस ऑफ 200 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट। उसने कहा कि मैं बाकी जो 200 बचे ना 50-50 की इंस्टॉलमेंट में भेज दूंगा। क्या अभी एम बाउंड हो गया क्या परचेज करने में, नहीं होगा ना ऐसा। अरे अरे रुको, नहीं होगा ना, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज क्या करोगे, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा आपको। आप क्या करोगे, मैंने मैंने आपको आपको क्या कहा, फिर से मोबाइल ही बेचने की बात हुई। अभी तक मोबाइल बिका ही नहीं है ना, ना आपका बिका ना मेरा बिका, अभी बेचते रहेंगे बार बार। 10,000 रुपये में खरीदोगे क्या, आपने कहा ओके मैं खरीदूंगा। अब जब मैंने ऐसा कहा कि 10,000 में आप ये मोबाइल खरीद रहे हो, मैं 10,000 में मोबाइल बेचना चाहता हूँ कि आप खरीद रहे हो, सो डेफिनेटली इट मीन्स कि आप मुझे भी पेमेंट करोगे हैंड टू हैंड, या मैंने उसमें लिखा और आपको 10,000 की पेमेंट करनी रहेगी। आपने क्या करा, ओके कह दिया, और मुझे सिर्फ कितने रुपए दिए, 1,000 रुपये दिए। और क्या कहा, मैं अपना 1-1 रुपये करके पे करूँगा, कितना, 1-1 रुपीस। बाकी के जो 9,000 रुपये ना, हर महीने 1 रुपया पे करूँगा। बात समझो। और मैंने कह दिया ये क्या मजाक है, मैं नहीं बेच रहा हूँ ऐसे। आपने क्या कहा, बाउंड हो गए, आपने ऑफर करा था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था,
अभी तो आपको बेचना पड़ेगा। क्या ऐसा होगा? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई एक्सेप्टेंस में अभी आपने कुछ मॉडिफिकेशन करी है। जो मैंने ऑफर करा था ना, ऑफर करा था, उसमें आपने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, या मतलब वहाँ पे कुछ डिफरेंस आ गया है अभी बात में हमारी। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ भी हम बाउंड नहीं हो जाएंगे। तो इस केस में क्या बात करी गई है, द इट वॉज हेल्ड दैट एन कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वॉज नॉट एन अनक्वालिफाइड वन। क्योंकि ये अनक्वालिफाइड नहीं थी, यहाँ पे आपने क्वालिफाई कर दिया। क्वालिफाई का मतलब, एक तो देखो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं क्वालिफाई मतलब जैसे सीए क्वालिफाई कर जाना या सीएमए क्वालिफाई कर लेना। तो क्वालिफाई करना मतलब उसको पास आउट कर देना, इससे वहाँ पे मतलब नहीं है। जब मैं क्वालिफाइड इस तरह से बात करता हूँ ना, ऑडिट वाली टर्म है, लीगल टर्म है, थोड़ी सी लीगल वर्ड में जब यूज़ होता है। तो मॉडिफिकेशन से इसका मतलब होता है, अनक्वालिफाइड होता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, क्वालिफाइड का मतलब होता है विद मॉडिफिकेशन। ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? जैसा मैंने आपको कहा है उस हिसाब से ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्पेशली जब आपको ऑफर करा था ना, मैंने ये कहा था अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना तो मुझे क्या कॉल पे प्रॉपर कॉल करके बताओगे आप कि आप एग्री कर रहे हो। और आपने क्या करा, मुझे मेल भेज दी। क्या मैं उसको एक्सेप्टेंस बताऊँ कहूँगा? नहीं मानूंगा मैं। क्यों? क्योंकि देखा जाए यहाँ पे लॉ हमारे लिए उसको सेपरेट कहता है, इस चीज़ को स्पेशली अलग से लिखा है। बट देखा जाए तो वहाँ पे भी मैंने एक कंडीशन ही तो रखी है ये, कि आपको मुझे कॉल पे ही रिप्लाई करना पड़ेगा। और आपने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया ना, तो ये वाला पॉइंट, जो मेरा ये वाला जो पॉइंट है कि आपको प्रिस्क्राइब मोड में देना पड़ेगा, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ऊपर वाले पॉइंट में ही हो गया ना, ऑब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड वाले में ही कवर हो गया ना एक तरह से। कि क्यों, जैसे ही आपने मेरी बात से कुछ चेंज करा, मैंने कहा कि कॉल पे करना और आप मुझे मेल पे कर रहे हो, आपने उसमें क्वालिफाइड कर दिया, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करा है। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, यहाँ पे सेपरेटली का है ठीक है, बट उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने कहा। ना करो एक्सेप्ट, किसने मना करिए, कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसे करो। इफ़ द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मोड। अगर मैंने आपको कहा है कि इस तरह से एक्सेप्ट करना है तो आपको उसी तरह से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट इफ़ द एक्सेप्टर डज नॉट एक्सेप्ट ऑफर इन द प्रिस्क्राइब मोड, लेकिन अगर एक्सेप्टर उस तरह से नहीं करता है तो offer doesn't convey the acceptor that acceptance is not in prescribed mode, it will be presumed that he has accepted acceptance and a valid contract will arise। सर क्या बोल गए, ये सारा इतना सारा कुछ समझ में नहीं आया। मतलब हमें यहाँ तक तो समझ में आया था, ये इतना तो समझ में आया था कि ये क्या लिखा, इससे पहले तक का समझ में आया, बट ये समझ में नहीं आया। यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी बात कही है, प्रैक्टिकल बात कही है। क्या कहा है कि मान लिया मैंने आप ए ने क्या कहा था, बी को कहा था, बी को कहा था कि टेलीफोन से रिप्लाई करना, लेकिन बी ने क्या कर दिया, मेल से रिप्लाई कर दिया। किससे? मेल से। और मैंने अभी उसको कुछ भी नहीं कहा, बी को मैंने ये नहीं कहा आपने भाई गलत तरीके से रिप्लाई कर दिया, मैंने तो फोन पे कहा था। तो ये क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, मतलब वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी और आप बाउंड हो जाओगे। मतलब इसमें लॉ ने एक लिमिट रखी है, मतलब एक थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन क्रिएट करा है। क्या कहा है कि यहाँ पे ना अगर उसने गलत तरीके से रिप्लाई कर दिया ना, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपने गलत तरीके से करा है, आपने मेल से करा है और मुझे ये एक्सेप्ट ओके नहीं है, आप मुझे मोबाइल से ही रिप्लाई करो अगर करना है तो। सो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन, मुझे पता है ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्लियर नहीं हो रहा है, बट जो मैं बोल रहा हूँ उतना तो क्लियर हो रहा है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, सो ऐसी कुछ सिचुएशन है तो वो आपको बतानी पड़ेगी। बात क्लियर हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना थोड़ा सा। तो अगर सामने वाले ने कुछ दूसरे तरीके से भेजा है, क्या करा है आप ए और सामने वाले, अरे बार बार ब्लू ले लेता हूँ, बी ने दूसरे तरीके से आपको भेजा है रिप्लाई। सो यहाँ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कहो कि ये मेथड मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे मोबाइल से रिप्लाई चाहिए। अगर आपने कह दिया और वो फिर भी मोबाइल से नहीं भेजता तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। मतलब आपने कह दिया ना तो अभी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है जब तक वो मोबाइल से नहीं भेजता। और इन केस आप ये कहने से भूल गए, आपने ये नहीं कहा, तो फिर क्या माना जाएगा कि एक्सेप्ट हो गया, कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लॉजिकल समझो ना, आपने मुझे कहा कि मोबाइल से करना, मैंने मेल से भेज दिया, आपने मेल पढ़ ली, बात हो गई। तो आपने का कुछ आया ही नहीं, मैं क्या सोच के चलूँगा भाई वो तो ठीक है छोटी मोटी बात होगी, उन्होंने कहा था कि उससे कर दो, मोबाइल से कर दो, मैंने मेल से कर दिया, तो उन्हें बात तो पहुंच ही गई है, तो ओके होंगे, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट मान ही रहे होंगे, पूरी बात हो ही गई है। सो इसलिए प्रैक्टिकल बनता है ना ऐसा सोचना।
सो इसलिए लॉ ने कहा कि भाई सामने वाले को कहा है, अगर तब भी तुम्हें एक्सेप्टेंस नहीं है ना दूसरे मेथड से, तो उसको कहो कि नहीं आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे क्या हो सकता है, उसका अपोजिट समझते हैं। मैंने कहा कि मुझे रिटर्न में ही हाँ चाहिए, और आपने मुझे ओरली हाँ कर दिया, आपने जैसे कॉल पे कर दिया। मैंने कहा नहीं, उस टाइम पे मैंने अगर कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है चलो, तो इसका मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अभी मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मैं मान गया अपनी बात पे कि भाई ओरल दे दिया चलेगा। बट अगर मैंने आपको कह दिया कि नहीं मुझे तो रिटर्न में ही एक्सेप्ट चाहिए, तो तब वो केस आएगा कि वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ये एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ लेना, ये वाला मैंने बहुत अच्छे से 3-4 बार एक्सप्लेन कर दिया तो क्लियर हो जाएगा। फिर टाइम की बात आती है, कितने टाइम में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड लिमिट। जितना मैंने स्पेसिफाइड टाइम लिमिट कही है ना, अगर मैंने कहा है 10 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई कर देना अगर आपको ये चाहिए, तो अगर आप ओके हो तो मुझे कितने दिन में, 10 दिन के अंदर रिप्लाई कर देना। तो अभी आपके ऊपर लिमिटेशन क्या है, आपके ऊपर बर्डन क्या है कि आपको मुझे उतने टाइम के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप उतने टाइम में रिप्लाई नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस बेकार हो जाएगी। फिर तो मैं आपका वेट तो ना करूँगा, फिर तो मैंने एक कंडीशन रख दी ना, यहाँ पे अभी कंडीशन को आपको पूरा करना पड़ेगा कि 10 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई करो, और 10 दिन के अंदर अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर तो बात बेकार होगी सारी, फिर तो आप एक्सेप्टेंस कर ही नहीं सकते हो। क्लियर है यहाँ तक का सारा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, डन। चलें आगे पढ़ें। आगे मैं बात करता हूँ, इफ़ नो टाइम इज स्टेपुलेटेड, अगर आपने कोई टाइम नहीं कहा है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम, तो एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है, ये रीजनेबल टाइम। ये रीजनेबल टाइम जो वर्ड है ना, ये लॉ में बहुत बार आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत बार आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आएगा, बहुत बार आएगा रीजनेबल टाइम। रीजनेबल का मतलब होता है उचित समय, जितना टाइम एक रीजनेबली ओके है। अब रीजनेबल कितना है, ये लॉ में कभी भी कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं करा है, ये केस टू केस डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना रीजनेबल टाइम बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं, केस टू केस कैसे डिपेंड कर सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मिल्क सेलिंग का काम है, लाइक अमूल कंपनी है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अमूल मिल्क आपको सेल करने की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास 10 पैकेट है, आप बताओ जिसकी एक्सपायरी जो है ना, एक्सपायरी वो 1 डे है, या चलो इसको 2 डे कर देते हैं, 2 दिन में। अब मुझे बताओ आप खरीदोगे क्या। आपने मुझे 3rd डे रिप्लाई करा। कब रिप्लाई करा, 3rd डे। मैंने आपको ये नहीं कहा कि कितने दिन के अंदर मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा, मैंने कुछ नहीं कहा, 3rd डे रिप्लाई करा। बट समझ में आ रहा है ना, अभी पढ़ के केस से पता चल रहा है ना, ये अनरीजनेबल है कि भाई जब 2 दिन की उसकी एक्सपायरी थी तो उसके बाद आप मुझे कह रहे हो, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। वो सामान तो मैंने किसी और को सेल कर दिया होगा, तो यहाँ पे मैं बाउंड नहीं हूँ कि आपके एक्सेप्टेंस का वेट करूँगा। ये रीजनेबल टाइम पीरियड नहीं था। मेरा कोई और सामान था जिसकी टाइम पीरियड लगभग 1 साल रहती है, तो हाँ वहाँ पे मुझे देखना रहेगा कि इंटेंशन क्या रहती है। जैसे मैंने क्या करा, कुछ पेन है, ठीक है, मैं आपको पेन सेल करने की बात करी। सो अभी नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं आपको पहले भी करता आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप मुझे 10 दिन के अंदर करीब रिप्लाई कर देते हो, तो मैं आपसे क्या 10 दिन तक का क्या करूँगा, वेट करूँगा। सो ये मुझे केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। आपसे कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि इस टाइम में रीजनेबल कितना था ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली आप सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन में इसको समझ सकते हो, केवल रीड करके नहीं समझ सकते हो, ठीक है। या तो बिल्कुल क्लियर कट हिंट देगा, जैसे ऊपर वाले में अमूल वाले में था, तो वहाँ पे क्लियर समझ में आ रही है ना, ये मैक्सिमम 2 डेज़ का टाइम होना चाहिए। वैसे तो उससे पहले ही देना पड़ेगा आपको रिप्लाई, बट मैक्सिमम फिर भी मैं कहूँगा कि 2 डेज़ के अंदर अंदर होना चाहिए था। 3rd डे तो बिल्कुल ही गलत है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अगर टाइम दिया है तो उतने टाइम में, अगर टाइम की बात नहीं हुई है तो रीजनेबल टाइम में सामने वाले से रिप्लाई एक्सेप्टेंस का आ जाना चाहिए। बात समझ में आई, क्लियर है। ये जो मेयर साइलेंस ऑफ इज नॉट एक्सेप्टेंस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और नीचे वाले को भी तभी कवर कर लेते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। इन दोनों को बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेयर साइलेंस वाले पे हमारा क्या है, थोड़ा डिस्कशन स्लाइटली लॉन्गर होगा। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, ठीक है, ये वाली वीडियो इतनी रखते हैं। इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ की आदत आप डाल लो। अभी तक जैसे भी करते थे 12th तक ओके था, बट सीए फाउंडेशन में अगर, या सीएमए फाउंडेशन में अगर आपको क्लियर करना है,
तो आपको बहुत मैंडेटरी है, मतलब ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है कि आपको डे टू डे बेसिस पे जितना मैं पढ़ाऊँ उसको हैंड टू हैंड एक बार बुक से रीड जरूर करो। अगर नहीं करोगे, अगर एक दिन का भी डिले करते चले गए ना तो दिक्कत आ जाएगी, स्पेशली लॉ में। ठीक है, लॉ ऐसा है उसको जितनी बार पढ़ोगे ना उसमें डिफरेंट डाउट आएंगे आपको, और जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसकी रीडिंग जितनी ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट बनोगे। सो दैट्स मैटर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।